बड़ा पिछली क्लास हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हम लोग उसके लिए उपाय क्या, हमारे पास हम लोगों ने एसटीडीज़ पढ़ा था, हम लोगों ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ा था, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अगर कोई पर्सन इनफर्टाइल हो गया तो उस कपल को फर्टाइल कैसे बनाया जा सकता है, अगर वो फर्टाइल नहीं बन पा रहे तो हमारे पास ARTs क्या होती हैं, है ना। इस चैप्टर में अब हम केवल एक एस्पेक्ट में हेल्थ को लेके नहीं चलेंगे, जैसे कि अभी तक हम केवल रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में हेल्थ को लेके चल रहे थे। अब हम लोग इस चैप्टर में एज अ होल बॉडी हेल्थ को लेकर के चला जाएगा। तो जरा हम लोग ये जानें कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को लेकर के हमारे पास कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। तो देखो, डिजीज़ हम तब समझ पाएंगे जब पहले हम हेल्थ के बारे में जान पाएंगे। और मॉडर्न कंसेप्ट समझने से पहले जरा हम समझते हैं कि हमारे पास ओल्ड कंसेप्ट्स क्या थे। और ओल्ड कंसेप्ट अगर हिप्पोक्रेटिस और आयुर्वेदिक सिस्टम में हम लोग देखा जाए तो उन्होंने बोला कि इन अर्लियर टाइम, पुराने समय में, हेल्थ इज़ द बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। ह्यूमर क्या होता है जरा इसको समझिएगा। ह्यूमर की परिभाषा या उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से दी गई। जैसे हिप्पोक्रेटिस के हिसाब से ये ब्लैक बाइल होता है ना, ब्लैक बाइल होता है, इस ऐसे लोगों का टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा होता है। आयुर्वेदिक सिस्टम में अगर हम लोग आएंगे तो आयुर्वेदिक सिस्टम में 3 तरह का ह्यूमर होता है, वात पित्त कफ के नाम से हम लोग जानते हैं। अलग अलग तरह का कंडीशन वो समझा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग NCERT को फॉलो करें तो NCERT कहता है कि इन अ अर्लियर टाइम हेल्थ इज बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। ये बात बोला किसने थे? हिप्पोक्रेटिस के टाइम की बात है। हिप्पोक्रेटिस के टाइम की बात है, या फिर आयुर्वेदिक सिस्टम के हिसाब से अगर लोग चलें तो उनके हिसाब से ह्यूमर के हिसाब से बॉडी डिपेंड करती थी। और आयुर्वेदा सिस्टम में ह्यूमर 3 तरह का था, वात पित्त और कफ। और उसी हिसाब से पूरे ह्यूमन को जो है, जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन थी उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया था और उसकी डिजीज़ को उसी हिसाब से स्टडी करते थे। जैसे अगर हम बात करें वात की, तो वात में मेनली बात करते थे एयर्स के लेकर के प्रॉब्लम्स की, जैसे कि इसमें फ्लचुलेंस होना या गैस बनना ज़्यादा, वो सब वात में आता था। पित्त में क्या होता था आपका? मेनली बाइल डिसऑर्डर्स होते थे। और कफ में मेनली क्या होता था आपको? मेनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आते थे। तो लेकिन अगर हम यहाँ बात के हिप्पोक्रेटिस के हिसाब से देखें तो उन्होंने कहा कि जैसे कि ब्लैक बाइल जो होता है, उस ऐसे लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है? हॉट होती है, और इनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल लोगों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को बुखार या फीवर बहुत जल्दी होता है। किसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ? इस ह्यूमर के हिसाब से जो हिप्पोक्रेटिस साहब ने समझाया। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखें तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता हाइपोथैलेमस, लेकिन उसे पूरी बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता हमारा ब्लड। तो जैसे ही विलियम हार्वे साहब ने ब्लड सर्कुलेशन का खोज कर लिया तो उन्होंने ये बात बताया कि ऐसा ह्यूमर वाली बात कोई मायने रखती ही नहीं है। हर आदमी का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और उसे सर्कुलेट कौन कर रहा था? उस टेम्परेचर को इवनली रेगुलेट कौन कर रहा होता है या इवनली उसे कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है? वो होता है आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो साफ साफ लिखा है यहाँ पे, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन बाय द विलियम हार्वे। देखो क्वेश्चन एक बनेगा यहाँ से, डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस या ह्यूमर हाइपोथेसिस वॉट डिस्प्रूव्ड बाय द विलियम हार्वे साहब। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। मॉडर्न साइंस जैसे जैसे डेवलप होता गया वैसे वैसे हमारी हेल्थ को लेकर के, हेल्थ के कंसेप्ट को लेकर के अलग अलग अप्रोचेस आते गए। और उसी में जो सबसे मॉडर्न अप्रोच है वो बाद में ये बताया गया कि हमारा जो हेल्थ होता है वो माइंड से कंट्रोल होता है। कौन करता है? माइंड करता है। और माइंड किसको इन्फ्लुएंस करता है? इम्यून सिस्टम को। तो आखिर बॉडी का इम्यून सिस्टम माइंड से कंट्रोल हो कैसे रहा है? तो ये कंट्रोल होता है 2 चीज़ों से, एक होता है न्यूरल सिस्टम और एक होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। हम लोग 11th में पढ़े थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या इंटीग्रेशन। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे बॉडी में जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की रिक्वायरमेंट है, तुरंत काम करने की रिक्वायरमेंट होती है, थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग, मेमोराइजिंग जरूरत है, तो वहाँ न्यूरल सिस्टम काम करता है। और जहाँ पे बॉडी ग्रोथ की बात हो गई या डिफरेंट फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करने की बात होती है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने की बात होती है, वहाँ पे हमारा केमिकल मैसेंजर काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम। इसका मतलब हमारा माइंड जो होता है वो न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा इन्फ्लुएंस करता है इम्यून सिस्टम को। तो हमारा इम्यून सिस्टम भी जो होता है वो किसको रेगुलेट करता है बेटा? हेल्थ को। ये मॉडर्न कंसेप्ट है, समझ में आया कि नहीं? तो मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि माइंड थ्रू द न्यूरल एंडोक्राइन सिस्टम इन्फ्लुएंस द इम्यून सिस्टम विच मेंटेन द हेल्थ। समझ में आ गया? तो ओल्ड हाइपोथेसिस और न्यू हाइपोथेसिस। अब जरा सा जो सबसे बड़ी संस्था है WHO। WHO क्या कहता है इसको जरा समझिएगा।
तो अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द हेल्थ, तो हम लोग समझते हैं कि WHO पहले कहता है कि ये फिजिकल केमिकल ये फिजिकल मेंटल और सोशल तीनों एस्पेक्ट में सही होना चाहिए। तो व्हाट इज द अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, देखिए देख बेटा, तो अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द हेल्थ, तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इज टोटल वेल बीइंग इन, मैंने क्या बताया, 3 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। और ये क्या क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा फिजिकल, दूसरा हो जाएगा मेंटल और तीसरा हो जाएगा सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब इन तीनों एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अगर कोई पर्सन वेल बीइंग है तब तो उसे हम हेल्दी मानेंगे। अब ये तीनों एस्पेक्ट का मतलब क्या, समझो बेटा। फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से पूरी तरह से नॉर्मल हो पर्सन, जैसे उसकी आंखें हो तो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, उसके बॉडी के जितने ऑर्गन वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ चोट लग गई है या फिर वहाँ पे एब्सेस आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि जब तक आपके अंदर बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं जब तक आपको वो महसूस नहीं हो रहे, सीधा सा कंसेप्ट हम बताते हैं, जब तक आपको अपने बॉडी के ऑर्गन को खुद फीलिंग नहीं हो रही है आपको, तब तक आप हेल्दी हैं। जैसे आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है, क्या आपको उसकी फीलिंग होती है? कभी कतई फील नहीं होता है। लेकिन कभी आपको डायरिया होने लगे या कभी आपको एब्डोमिनल पेन होने लगे तो आपको उसकी फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फीलिंग स्टार्ट होना मतलब कि आपको उसका एहसास हो रहा है कि मेरे अंदर इंटरनल ऑर्गन कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वही डिजीज कंडीशन हो जाएगी। तो डिस्कम्फर्ट इन ईज, अगर हेल्दी कंडीशन में फिजिकल एस्पेक्ट जो है, अगर फिजिकली कोई पर्सन अनफिट है तो आपको सीधे सीधे दिखता है, सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे खांसी आ रही है, मुझे नाक बह रही है, मुझे जुकाम हो गया है, मुझे नीजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे एब्डोमिनल पेन हो रहा है, मुझे फीवर आ गया। दे आर द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। समझ आ गया? तो अगर वो फिजिकली नॉर्मल है, फिजिकली उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तो वो कैसा पर्सन होगा? हेल्दी पर्सन होगा। शुरुआत में जब हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ हेल्थ या डिजीज़ को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे तो हम लोग मेनली जो मानते थे वो फिजिकली फिटनेस को ही हेल्थ मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं। बाद में WHO ने कहा कि केवल फिजिकल नहीं, उस पर्सन को मेंटली भी कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। मतलब उस पर्सन का जो सोचने समझने मेमोराइज करे, जैसे एक बच्चे की ग्रोथ है, बच्चा 6 महीने में कितनी ग्रोथ कर सकता है, साल भर के अंदर उसके सीखने की क्षमता क्या होगी, 2 साल के अंदर उसके सीखने की क्षमता क्या होगी, 5 साल के बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी क्या होगी। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं तो वो मेंटली भी कैसा होगा? फिट होगा। एक 25 साल के अडल्ट को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, 20 साल के लड़के को कैसे बिहेव करना चाहिए, दीज ऑल आर द मेंटल कंडीशंस। तो अगर मेंटली वो पर्सन नॉर्मल दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? नॉर्मल दिख रहा है, इट इज द हेल्दी पर्सन। WHO ने अपने बाद के कुछ सालों में एक कंसेप्ट और जोड़ा, और वो कंसेप्ट जोड़ा सोशल। क्या जोड़ा? सोशल। तो अगर कोई पर्सन सोशली फिट है तभी उसको हम हेल्दी मानेंगे। सोशली फिट का मतलब क्या हो गया? सोशली फिट का मतलब हो गया आपका अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका अपने समाज के प्रति जो कर्तव्य क्या आप उसे पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आतंकवादी है, तो आतंकवादी फिजिकली और मेंटली तो ठीक है, बट इट इज सोशली इविल, वो सोशली इल है, वो प्रॉपर अपने समाज के प्रति उसका रवैया क्या है? गलत है। तो उसको भी हम लोग किससे मानेंगे? ये हेल्दी नहीं, इट इज अ सिक पर्सन, इट इज अ अनहेल्दी पर्सन। जैसे अगर कोई पर्सन जो है किसी फीमेल को परेशान करता है या उसको रेप का अटेम्प्ट करता है या फिर कोई किसी की क्राइम करता है, किसी को हत्या करता है, दे आर द सोशली इविल। ये सब मेंटली परवर्टेड लोग हैं और ये सोशली इविल में भी गिने जाएंगे। तो तीनों पता समझ आ गया बेटा? तो हेल्दी हम तभी किसी को बोलेंगे जो वो फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कैसा होगा? वो नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ का मतलब होता है अ पर्सन विच इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट इज कॉल्ड हेल्दी पर्सन। बेटा समझ आ गया ना? वेरी गुड। अच्छा, अगर कोई पर्सन हेल्दी हो तो सीधी बात है उसकी लॉन्गेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, वो लंबे समय तक जिंदा रहेगा, उसका समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी अच्छा रहेगा और वो ज़्यादा आपकी उसकी वर्किंग कैपेसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा फंक्शन कर पाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये बताओ ना फिर व्हाट इज द डिजीज? सर ये डिजीज क्या होता है? डिजीज क्या होता है? देखो डिजीज में साफ साफ लिखा है व्हाट इज द डिजीज। तो डिजीज इज द डिस प्लस ईज। व्हाट इज द डिस? डिस मतलब होता है डिस्कम्फर्ट,
डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट, और इससे समझ रहे हैं वेल बीइंग। तो अगर कोई पर्सन के वेल बीइंग में डिस्कम्फर्ट है, क्या है, डिस्कम्फर्ट है, वो अनयूजुअल फील कर रहा है, वो नॉर्मल फील नहीं कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को डिजीज बोलते हैं, डिजीज कंडीशन बोलते हैं। या सीधी सीधी हम ये बात कह सकते हैं, द डिस्कम्फर्ट इन द वेल बीइंग इज कॉल्ड द डिजीज। व्हाट इज द वेल बीइंग? इट इज द हेल्थ। व्हाट इज द वेल बीइंग? इट इज द हेल्थ। तो अगर कोई पर्सन अपने, तो डिजीज की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज discomfort in all three comfort of well-being, किसमें किसमें बेटा? तीनों में। फिजिकल हो, चाहे वो आपका मेंटल हो, चाहे वो सोशल हो। वेल-बीइंग, इट इज़ द डिस्कम्फर्ट इन वेल बीइंग। अगर किसी पर्सन को अपने वेल बीइंग में डिस्कम्फर्ट है, या फिर उसके अपने इंटरनल ऑर्गन्स में या एक्सटर्नल ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, इट इज़ द डिजीज कंडीशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिजीज की वजह क्या होती है, तो कॉजेज ऑफ डिजीज क्या होगा, जरा समझना बेटा, ध्यान से देखो। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डिजीज? और अगर हम डिजीज की वजह देखें, देखो, अगर हम डिजीज का कॉज देखें, तो डिजीज इज ड्यू टू, डिजीज मे बी ड्यू टू, पहला हो सकता है जेनेटिक, जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या हो सकता है बेटा, बोलो? जेनेटिक डिसऑर्डर, या हेरिडिटरी, या फिर कॉन्जेनाइटल, पैदाइशी। दूसरा हो सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से डिजीज हो सकती है। और तीसरा हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल में हमारे पास तीन तरह की लाइफ स्टाइल आ सकती है, तीन बातें हो सकती है। हम क्या खाते हैं, हमारा इनटेक क्या है, हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारी हैबिट्स क्या हैं, और हम रेस्ट प्रॉपर करते हैं कि नहीं करते हैं। तीन बातों पे डिपेंड करता है, चार बातों पे आपकी लाइफ स्टाइल। तो सबसे पहला हमारे पास डिजीज में बी ड्यू टू, इट मे बी ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ऐसी चीज़ हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली है। आपको किससे मिली है? आपके पेरेंट्स से मिली है, जिस पे आपको कोई कंट्रोल नहीं है। माँ बाप की बीमारियां आपके अंदर शिफ्ट कर दी गई हैं, तो उसे जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लेफेंटर सिंड्रोम हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, या फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, है ना, एल्बिनिज्म हो गया, है ना। दिस ऑल आर द डिसऑर्डर्स ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री से ये चीज़ें आप में कैरी कर जाती हैं। तो डिजीज की एक वजह जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरी वजह इन्फेक्शन हमारे आसपास की सोसाइटी में जो वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं, या फिर जो फंगस हैं, या फिर जो प्रोटोजोआ है, या फिर जो हेलमिन्स हैं, इनकी वजह से हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, तो ये भी किस में गिना जाएगा? डिजीज। ये भी क्या कॉज करेंगे? हमारी नॉर्मल पैथोलॉजी को, हमारे नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी को अल्टर कर देंगे, जिसकी वजह से क्या आएगा? हमको इन्फेक्शन होगा, हम डिजीज कंडीशन में गिन ले जाएंगे। जैसे आजकल देखो कोरोना वायरस से कितनी पैंडेमिक फैला हुआ है आपका, तो ये सब इन्फेक्शन में आएगा। और तीसरा हमारी खुद की गलती से लाइफ स्टाइल से, हमारा हम क्या खाते हैं। अगर मान लीजिए हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है, हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा आपका ऑयली सब्सटेंसेज हैं, हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा फैटी सब्सटेंसेज हैं, हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा चिकन या मटन है, या फिर हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, तो सीधी सी बात है आगे चल के हमको हार्ट डिसऑर्डर होगा ही होगा। बात समझ आया ना बेटा? तो हम क्या खाते हैं, अगर हम जो फूड ले रहे हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, उसमें किसी न किसी चीज़ की कमी है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा? हमको हमारी जो इंटेक की प्रॉब्लम है, अगर किसी बच्चे को प्रॉपर आप नरिशमेंट नहीं दे रहे तो मैरास्मस या क्वेसरकोर में जा सकता है। अगर किसी पर्सन को आयरन की कमी है तो उसको एनीमिया हो सकती है। किसी पर्सन को अगर आप प्रॉपर कैल्शियम नहीं दे सकते उसके बच्चे को रिकेट्स हो सकता है, या फिर आगे चलकर ऑस्टियोमलेसिया हो सकती है, या प्रॉपर बोन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये सब हमारे इंटेक पर डिपेंड करेगा। आगे आप लोग पढ़ेंगे बेटा सब कुछ। दूसरा, एक सर्टेन टाइम के बाद आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर प्रॉपर कोई पर्सन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अगर उसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है और वो प्रॉपर अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो हो सकता है आगे चल के उसको ज्वाइंट पेन या मस्कुलर वीकनेस ये सब होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसका हार्ट डिसऑर्डर भी उसको आ सकता है। तीसरी प्रॉब्लम है हैबिट्स। उसकी हैबिट्स क्या है? गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है? सुबह के 10 बजे तक सोता है कि सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाता है? वो सिगरेट पीता है कि नहीं पीता? अल्कोहल लेता है कि नहीं लेता है? उसकी हैबिट्स क्या है?
तो अगर उसकी हैबिट्स प्रॉपर नहीं है, अगर वो अनयूजुअल हैबिट शो कर रहा है, गलत हैबिट्स में है, देर रात तक जगता है और सुबह देर तक सोता है, दिस ऑल कंडीशन में लीड टू द कॉजेज ऑफ डिसीज। हेल्थ को डिस्टॉर्टेड वो आज नहीं कल करेगा ही करेगा, तो डिजीज हो सकता है। और चौथा, प्रॉपर रेस्ट लेता है कि नहीं लेता। अगर कोई पर्सन पूरे दिन भर में 12 से 14 घंटे काम करता है, तो क्या वो प्रॉपर 8 घंटे की नींद ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो रेस्ट पे भी डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से इल हो जाएंगे। बात समझ में आया बेटा? तो डिजीज की कॉज क्या हो सकती है? तो डिजीज की वजह हो सकती है जेनेटिक डिसऑर्डर या कंजेनाइटल हो सकता है, मतलब कि पैदाइशी जो आपको अपने माँ बाप से मिला हुआ, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। दूसरा आपका इन्फेक्शन, आपके कम्युनिटी के आसपास जितने तरह वायरस या बैक्टीरिया होंगे वो भी आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। और तीसरा आपकी लाइफ स्टाइल, इनटेक, एक्सरसाइज, हैबिट्स और रेस्ट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि डिजीज होती कितने तरह की है अकॉर्डिंग टू WHO या अकॉर्डिंग टू द NCERT, डिजीज कितने तरह की हो सकती है। अब बेटा इसी एस्पेक्ट में हम देखने जा रहे हैं कि डिजीज़ का क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो हमारे पास जो डिजीज़ है अकॉर्डिंग टू द NCERT, डिजीज़ को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो हिस्सों में कर सकते हैं। एक कहलाता कम्युनिकेबल डिजीजेज और दूसरा कहलाता नॉन कम्युनिकेबल। एक कहलाएगा आपका नॉन कम्युनिकेबल। तो डिजीज दो तरह की हो सकती है, कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीजेस को ही हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शियस। और नॉन कम्युनिकेबल को हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। इट इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। और अगर हम इस दोनों में आपको डिफरेंसेस क्रिएट करें, बताएं आपको, तो कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं, दीज diseases can easily transmit from infected person to healthy person। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, हेल्दी पर्सन। तो अगर कोई भी डिजीज किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो सकती है, तो वर्ड होगा इजीली ट्रांसमिट हो सकती है, तो ऐसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया। कॉमन कोल्ड में एक पर्सन लगातार नीच कर रहा है, छींक रहा है, या फिर उसकी नाक बह रही है, और उसके अगर नीजिंग ड्रॉपलेट्स के जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, अगर उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन आता है, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, तो उसको भी उसका इन्फेक्शन ईजिली हो सकता है। जैसे आजकल देखिए कोरोना का देखिए इफेक्ट फैला हुआ है। कोरोना किसी पर्सन में अगर वो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं जिसमें कोरोना का वायरस मौजूद है, अगर वो किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है, इवन फोमाइट्स के द्वारा या फिर उसके कॉन्टामिनेटेड हैंड्स के द्वारा भी अगर उसके बॉडी कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसको डिजीज हो सकता है। तो these diseases can easily transmit from infected person to the healthy person। तो नॉन कम्युनिकेबल क्या होगा? साफ साफ लिखा है, नॉन मतलब नहीं कम्युनिकेट होने वाला। तो नॉन कम्युनिकेबल क्या होगा? these diseases cannot easily या cannot transmit from diseased person to healthy person। तो अगर कोई बीमारी किसी डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो रही है, कैन नॉट ट्रांसमिट, तो ऐसी डिजीज को बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे मान लीजिए अगर मुझे डायबिटीज़ है, तो क्या मेरे क्लास में पढ़ाने से आपको डायबिटीज़ हो जाएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मुझे मान लीजिए कि हार्ट डिसऑर्डर है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, या फिर मुझे कार्डियक फेल्योर हो रहा है, या फिर मुझे हार्ट के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या मेरे आपके कांटेक्ट में आने से आपको डिसऑर्डर हो जाएगा? मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मुझे हीमोफीलिया है, मुझे टर्नर सिंड्रोम है, तो क्या ये सारी चीज़ें हमारे आपके कांटेक्ट में आने से स्प्रेड करेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दीज ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। समझा बेटा ना? बहुत बढ़िया। इसका मतलब अच्छा देखो एक वर्ड और ध्यान देना, देखो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया इन्फेक्टेड पर्सन से। तो इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब ये है कि उसको इन्फेक्शियस डिजीज है, और यहाँ मैंने लिखा है डिजीज्ड पर्सन।
तो डिजीज एक ब्रॉड टर्म है। डिजीज एक ब्रॉड टर्म ये है कि इसमें कोई भी डिसऑर्डर आ सकता है, इसमें इन्फेक्शियस भी आ सकता है, नॉन इन्फेक्शियस भी आ सकता है। तो मैंने इसमें लिखा डिजीज पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, क्योंकि मैं यहाँ इन्फेक्टेड वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फेक्टेड वर्ड स्पेशली किसके लिए इस्तेमाल होगा, कम्युनिकेबल डिजीज के लिए होगा। बात समझे बेटा ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि कम्युनिकेबल डिजीज की वजह क्या होती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉज्ड बाय इट या दीज आर कॉज्ड बाय, इसकी वजह होते हैं दीज आर कॉज्ड बाय पैथोजन। दीज आर कॉज्ड बाय पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या हो गया, पैथो मतलब होता है डिजीज और जेन मतलब कॉजिंग एजेंट। तो कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम लोग बोलते हैं पैथोजन। तो इसकी वजह जो होती है, जो कॉज होता है, वो किससे होता है, पैथोजन से होता है। और पैथोजन हमारा हो सकता है, इट मे बी द बैक्टीरिया, इट मे बी द वायरसेस। आजकल वायरसेस बहुत धूम मचाए हुए हैं, वो भी स्पेशली आरएनए वायरसेस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, या फिर ये हो सकते हैं आपके प्रोटोजोअन्स, जैसे अमीबियासिस हो गया आपका, प्रोटोजोअन्स, सिकल आपका क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, अमीबियासिस हो गया, दे आर द प्रोटोजोअल डिजीज। या फिर आपका मलेरिया हो गया, या फिर हो सकते हैं ये फंगल डिजीज, फंजाई, या फिर हो सकते हैं ये हेलमिन से, हेलमिन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे फाइलेरिया हो गया, फंजाई से रिंगवर्म हो गया, एथलेटिक फुट डिजीज हो गया। तो ये सब किस में आ जाएंगे आपके, ये सब पैथोजन। इनकी वजह जो इन्फेक्शियस डिजीज की वजह जो होते हैं वो यही पैथोजेंस होते हैं। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में इनमें नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन, ये पैथोजन से कॉज नहीं होते हैं। ये हो क्या सकते हैं, दे मे बी ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हो सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, ये हो सकते जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, एल्बिनिज्म हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, या फिर टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, या फिर क्लिफेंटर सिंड्रोम हो गया, सुपर मेल हो गया, सुपर फीमेल हो गया, दे आर द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर किस में गिने जाएंगे, नॉन कम्युनिकेबल गिने जाएंगे। या फिर हो सकते हैं ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। जैसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में क्या हो सकते हैं, जैसे अगर विटामिन डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की कमी से उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, विटामिन बी की कमी से पेलेग्रा हो सकता है, बेरी हो सकता है, विटामिन सी की कमी से उसको स्कर्वी हो सकता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया हो सकता है, विटामिन ई की कमी से उसको स्किन डिसऑर्डर हो सकता है या इंपोटेंसी हो सकती है, विटामिन के की कमी से उसको ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। तो विटामिन की अगर कमी होगी, किसी पर्सन को विटामिन की कमी होगी, तो उसकी वजह से उसको डिसऑर्डर्स आएंगे, वो भी किस में गिना जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। या फिर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि अगर प्रोटीन की कमी है, तो याद करिए बच्चे में मैरेस्मस और क्वेसरकोर की प्रॉब्लम आई थी उम्र के हिसाब से, तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। या फिर ये हो सकता है हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, जैसे अगर प्रॉपर इंसुलिन नहीं निकल रहा है तो उसको डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, प्रॉपर अगर उसके में एडीएच नहीं निकल रहा है तो उसको डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, अगर प्रॉपर कार्टिसोल नहीं निकल रहा है तो उसको कुशिंग सिंड्रोम या फिर आपका एडिसन डिजीज हो सकता है, अगर प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन नहीं निकल रहा है तो उसको क्या हो सकता है, उसको पिट्यूटरी डॉर्फिज्म हो सकता है, या फिर जिसको हम लोग मिडगेट बोलते हैं, प्रॉपर थायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन नहीं हो रहा है तो उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे क्रिटिनिज्म हो सकता है या मिक्सिडिमा हो सकता है, या फिर आगे चल के उसको हैसिमेटो डिजीज हो सकता है, या फिर उसको थायराइड डिसऑर्डर्स में आपका ग्वाइटर डिजीज हो सकता है। तो ये सब किस में गिने जाएंगे बेटा, दीज ऑल डिसऑर्डर्स आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। मैं आगे आपको लिस्ट बताऊंगा इसका, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में गिने जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज में और क्या वजह हो सकती है, तो कम्युनिकेबल डिजीज की जो वजह होगी वो मेनली होगी इंट्रिंसिक की बजाय एक्सट्रिंसिक कॉज। तो इसकी जो वजह होगी, कम्युनिकेबल की जो वजह मेन होगी वो होगी इसके एक्सट्रिंसिक की बजाय, इंट्रिंसिक की बजाय इसकी वजह होंगे एक्सट्रिंसिक कॉजेज। तो इसकी जो होगा, इसमें जो होगा आपका वो होगा ड्यू टू, देखना बेटा ध्यान से, कम्युनिकेबल की बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेबल, ठीक ना, तो इट इज ड्यू टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, बाहरी वजह मेन होगी, जबकि इसकी मेन वजह क्या होगी, मोस्टली ड्यू टू इंट्रिंसिक एंड समटाइम
ड्यू टू एक्सट्रिंसिक। अब सवाल सर हमने ऐसा लिखा क्यों? जैसे अगर इंट्रिंसिक की बात करेंगे तो अगर किसी पर्सन में हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, जीन की प्रॉब्लम है, या किसी पर्सन में प्रॉपर क्रोमोसोम की प्रॉब्लम्स हैं, या प्रॉपर बॉडी में हार्मोन सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है, तो दे ऑल आर अंडर द इंट्रिंसिक कॉजेज, ये बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं। एक्सट्रिंसिक में हम क्या खा रहे हैं? अगर मेरी डाइट में विटामिन की कमी है तो हमको विटामिन डिसऑर्डर्स होंगे, अगर मेरी डाइट में प्रोटीन की कमी तो प्रोटीनेसिस डिसऑर्डर्स होंगे, तो वो एक्सट्रिंसिक में भी गिना जाएगा। बस इसकी वजह इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दो, लेकिन इसमें हमेशा किसकी वजह से होगा? एक्सट्रिंसिक फैक्टर। वो भी कौन होगा? पैथोजन होगा। नॉर्मल आपके दोस्त नहीं, वो सब कैसे हैं? आपके पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में अगर हम लोग पर्सनल और पब्लिक हाइजीन मेंटेन करें, अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखें या अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, तो ये डिजीज होने की संभावना घट जाती है। तो कैन बी रिड्यूस बाय या कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग public and personal hygiene। पर्सनल, तो पब्लिक और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके भी हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज के स्प्रेड को रोक सकते हैं। इसमें क्या होगा? नो इफेक्ट। अगर किसी बच्चे को पहले से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो पर्सनल और पब्लिक हाइजीन मेंटेन करने से उसका जेनेटिक डिसऑर्डर सही नहीं हो जाएगा। मेरी बात समझ बेटा ना? तो ये इस पे पर्सनल और पब्लिक हाइजीन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, तीसरी बात, इसमें मोस्ट कॉमन डिजीज जो है अमंग देम एड्स इज मोस्ट डेंजरस। आजकल तो भैया कोरोना भी मोस्ट डेंजरस में आ गया, तो अमंग देम एड्स इज मोस्ट डेंजरस। लेकिन अगर हम इनमें देखें तो इसमें अमंग देम कैंसर इज मोस्ट फेटल डिजीज। मतलब कैंसर से मरने वालों की संख्या नॉन कम्युनिकेबल